सब पहली बार 17 साल की उम्र में कांशीराम जी का इंटरव्यू लेने का भी मौका मिला। लगभग 1 घंटा 15 मिनट उन्होंने इंटरव्यू दिया। तब अम्बेडकरवाद नाम का एक पेपर था। उसके लिए मैंने वो इंटरव्यू किया था। बाद में बहुजन न्याय और संगठक में प्रकाशित हुआ था। होता है क्या सर मतलब सारा एजेंडा पहले सेटिंग? सारा एजेंडा सेट होता है। डे टू डे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज आपका एजेंडा क्या होना चाहिए, आज आप किस लेवल पे बात करना है, आज आपको पीएम को कैसे प्रमोट करना है, आज आप किस तरह से ट्वीट करेंगे। तो सारी सब कुछ बातें सेट हुई है क्योंकि बहुत बड़ा पैमाने पे गवर्नमेंट इनको रेवेन्यू भी देती है, एड्स भी देती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनके लिए विचारधारा। इनकी विचारधारा जो मनुस्मृति की विचारधारा है, जो विषमता की विचारधारा है, इनके साथ अब सब मिले हुए हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का जो भूमिका होती है, मीडिया की जो भूमिका होती है, सेम होती है। उसका सवाल होता है, उसका कर्तव्य होता है सरकार से सवाल पूछना। सरकार जहाँ पे फेल हो जाए, सवाल पूछना। आपने देखा है अडानी के बारे में हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया, कितने लोगों ने सवाल पूछे सरकार से, कितनी मीडिया ने सवाल पूछे या कई और ऐसी बातें हैं कि सवाल पूछना बंद हो गया है पिछले 8-10 सवाल साल पूछने से। वाले इसका नाम थोड़ा हमने जनरलाइज़ इसलिए रखा कि हम सोचे थे कि सभी लोग के लिए ये लगे कि हमारा चैनल है। तो इसलिए हमने फिर आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से 2013 में शुरू किया चैनल और इसको भी 2016 में हमने सैटेलाइट पे शुरू किया था। करना चाहिए तो 2008 में सबने छोड़ के फिर सोचा कि हम अपना खुद का चैनल शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू करने के लिए भी लगभग 3 साल का स्ट्रगल करना पड़ा हमें, 2009 से 2011 तक। तो फिर वो स्ट्रगल अंत में फिर ये हुआ कि हमने एक लोकल केबल पे हमने शुरुआत की, क्योंकि सैटेलाइट का महँगा खर्चा बहुत था। लेकिन वो काफ़ी चल गया, काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया, काफ़ी लोगों ने सराहना की, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो फिर 2011 में सबसे पहले सैटेलाइट चैनल शुरू हुआ था लॉर्ड बुद्धा टीवी। तो हमने 1999 में क्रांति सूर्य नाम का मैगज़ीन शुरू किया। पहले तो वो मंथली था, कुछ समय बाद वीकली भी शुरू किया। फिर वो वीकली शुरू काफ़ी दिन तक चला, काफ़ी अच्छा चला और लोग काफ़ी सराहते भी थे उसको। और हम लोग यही कोशिश करते थे कि हमारे दबे कुचले जो लोग हैं या जो वंचित हाशिए के लोग हैं, उनकी आवाज़ बनकर उठें, उनके दुःख दर्द को सामने लाएँ, विचारधारा को भी प्रमोट करें। तो काफ़ी सारी बातें थी कि वो लगता था कि हमने अपने माध्यम से करनी चाहिए क्योंकि बाकी मीडिया में हमें स्पेस नहीं मिलती। जी, अभी मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक़्त हमारे साथ है आवाज़ इंडिया टीवी के डायरेक्टर अमन कामले सर और उनसे आज हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि देश के अंदर जो मीडिया है, वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन जब हम मेनस्ट्रीम के मीडिया की बात करते हैं, तो मेनस्ट्रीम का मीडिया जो है, वो मार्जिनलाइज़्ड पीपल की बात नहीं करता है, हाशिए पे रखे हुए समाज की बात नहीं करता है। और फिर उसके बाद एक नया ट्रेंड शुरू हुआ और जो हाशिए पर रखे हुए समाज है, उसकी बात करने के लिए नए चैनल शुरू हुए, जिसमें कि लॉर्ड बुद्धा टीवी है, आवाज़ इंडिया टीवी है, जो कि सैटेलाइट चैनल है और उसकी शुरुआत जो है अमन कामले सर ने की है। तो आज उनसे बातचीत करेंगे कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और क्यों वो मीडिया उन्होंने इस क्षेत्र को चुना कि वो काम कर सके। सर बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है। सर आज मीडिया के दौर में एक नई क्रांति हो रही है और बहुजन मीडिया, डिजिटल मीडिया ये कंसेप्ट आ रहा है। और उसके पहले आपने कई साल पहले इस चीज़ को आपने शुरू किया। क्या सोच थी क्या उद्देश्य रहा आपका कि आपको लगा कि एक ऐसा मीडिया हो जो आइडियोलॉजी की बात करे? क्यों ऐसा सोचा आपने? नमस्ते, हाँ। जहाँ तक मीडिया की बात आपने कही, वर्तमान मीडिया की बात कही, ये तो अब आपके समय से ही ऐसा है। इतना ही कि बहुत ही एग्रेसिवली वो हमारे विचारधारा के खिलाफ जा रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि एक बागेश्वर धाम का सब लोग इंटरव्यू चला रहे थे, जिसकी कोई लॉजिक नहीं, जिसके पास कोई तर्क नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई प्रभाव नहीं है। एंटी साइंस ऐसे व्यक्ति को प्रमोट कर रहे हैं। तो सारे चुनाव को ध्यान में रख के और लोगों को गुमराह करने की, बहलाने का एक प्रयास है। तो ऐसे इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि जब हम ने कोशिश की थी कि सबसे पहले तो हमने एक प्रिंट मीडिया से शुरुआत की थी 1999 में। तब हम बहुजन नायक, बहुजन संगठन काफ़ी पढ़ते थे और वो पेपर पढ़ के काफ़ी हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन भी आता था और फिर हमें भी लगा कि शुरू से ही ये थी कि पेपर में भी लिखते थे। तो हमने 1999 में क्रांति सूर्य नाम का मैगज़ीन शुरू किया। पहले तो वो मंथली था, कुछ समय बाद वीकली भी शुरू किया। फिर वो वीकली शुरू काफ़ी दिन तक चला, काफ़ी अच्छा चला और लोग काफ़ी सराहते भी थे उसको। और हम लोग यही कोशिश करते थे कि हमारे दबे कुचले जो लोग हैं या जो वंचित हाशिए के लोग हैं, उनकी आवाज़ बनकर उठें, उनके दुःख दर्द को सामने लाएँ, विचारधारा को भी प्रमोट करें। तो काफ़ी सारी बातें थी कि वो लगता था कि हमने अपने माध्यम से करनी चाहिए क्योंकि बाकी मीडिया में हमें स्पेस नहीं मिलती है। तो ऐसे करते-करते ही फिर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक समय था, जब शुरुआत हो रही थी, तब रीजनल चैनल्स में केवल ईटीवी था और सह्याद्री दूरदर्शन के चैनल्स रीजनल में थे, बाकी रीजनल्स में कोई आया नहीं था। ऐसे समय में जब हमें एक ऑप्शन आया कि ईटीवी जॉइन किया जाए, तो हमने लगा कि ये अच्छा चांस है
और ता तब तो काफ़ी 700 लोगों में सिलेक्शन हुआ था मेरा। तो हम नागपुर के 4 लोग थे, 2 औरंगाबाद के, 2 नागपुर के, तो उनका सिलेक्शन 700 लोगों में हुआ था। तो फिर हमें घर के लोग तब कोशिश भी कर रहे थे कि आप मत जाओ हैदराबाद, बाहर मत जाओ, यहीं पे करो। बट हमने सोचा कि नहीं जाके ये भी अनुभव करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक बहुत ही एक उस वक़्त काफ़ी चैलेंजिंग भी पार्ट था उसके लिए। फिर हमने ये सोचा कि हम लोग उसको भी सीखें, वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में संचालन होता है, क्या होता है? तो वो हमने 3 साल तक वहाँ पे जॉब किया, फिर आईबीएम लोकमत में किया, टीवी 9 में कुछ समय तक किया। उसके बाद ये लग रहा था बार-बार उस वक़्त भी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी बहुत बड़ा बन गया है, बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, लेकिन वहाँ पे हमारे लिए कोई स्पेस काफ़ी ज़्यादा नहीं है। हमारी खबरों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली दिखाया नहीं जाता है और जितना बड़ा 85% बहुजन समाज है तो उस कैसा अनुभव आपको ईटीवी में आया? हाँ, ऐसा अनुभव ईटीवी में आया क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक में पहली बार आया था और हालाँकि मेरे बैचमेट्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। जब मुझे लगता है कि 2006 में धर्मांतरण को 6 50 साल पूरे हुए थे, तब मुझे एक मौका दिया गया, मैंने लगभग 27 स्टोरी उस समय की थी। तो हालाँकि हमारे सभी लोग अच्छे थे, वहाँ पे थोड़ा-सा डाइवर्सिटी भी थी टीवी में, तो ऐसा दिक्कत तो होती रहती है, लेकिन फिर भी लग रहा था कि जिस लेवल पे होना चाहिए, उस लेवल पे नहीं होता है, तो हमें अपना शु शुरू करना चाहिए। तो 2008 में सबने छोड़ के फिर सोचा कि हम अपना खुद का चैनल शुरू करेंगे, लेकिन वो शुरू करने के लिए भी लगभग 3 साल का स्ट्रगल करना पड़ा हमें, 2009 से 2011 तक। तो फिर वो स्ट्रगल अंत में फिर ये हुआ कि हमने एक लोकल केबल पे हमने शुरुआत की, क्योंकि सैटेलाइट का महँगा खर्चा बहुत था। लेकिन वो काफ़ी चल गया, काफ़ी लोगों ने एप्रिशिएट किया, काफ़ी लोगों ने सराहना की, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया। तो फिर 2011 में सबसे पहले सैटेलाइट चैनल शुरू हुआ था लॉर्ड बुद्ध टीवी का। फिर वो शुरू होने के बाद में उसमें कुछ अंतर थे, कुछ मतभेद थे, कुछ डिफरेंसेस भी थे। तो हमने फिर इंडिपेंडेंटली आवाज़ इंडिया टीवी शुरू किया और जिसका नाम थोड़ा हमने जनरलाइज़ इसलिए रखा कि हम सोचे थे कि सभी लोग के लिए ये लगे कि हमारा चैनल है। तो इसलिए हमने फिर आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से 2013 में शुरू किया चैनल और इसको भी 2016 में हमने सैटेलाइट पे शुरू किया था। और हमारी कोशिश यही थी कि कई एट्रोसिटीज़ आप देखते होंगे, आप भंडारा में खरलान जी का एट्रोसिटी आपने देखा था। उस वक़्त हम प्रिंट में थे। जैसे कई एट्रोसिटीज़ थे, उस समय भी हमने काफ़ी आवाज़ उठाई थी अपने माध्यम से। तो लेकिन ऐसी कई एट्रोसिटी होती है कि जो रिकॉर्ड ही नहीं होती है जो फिर लोगों को दबाया जाता है। तो ऐसे कई केसेज़ में एफआईआर भी नहीं होती। ऐसे कई केसेज़ में हम लोग गए वहाँ तक, पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया, वहाँ के लोकल संगठनों के मार्फत दबाव बनाया। कई जगह भी हमने एट्रोसिटीज़ की एट्रोसिटीज़ दायर करने के लिए बाध्य किया। इसके साथ-साथ जो हमारे लोगों को सिविल इश्यूज़ भी काफ़ी होते हैं। दलित बस्ती आप पता है कैसी होती है, मलिन होती है। वहाँ सुविधाएँ नहीं होती हैं, तो हमने वो आवाज़ आपके शो के माध्यम से वहाँ पे सिविल इश्यूज़ को लो उठाया कि यहाँ पे सुविधाएँ क्यों नहीं है, अच्छे रोड क्यों नहीं है, अच्छा पानी क्यों नहीं आता है। तो काफ़ी जो सिविल इश्यूज़ थे उसको भी उठाया। तो जो हमारे बच्चे थे इनको प्लेटफ़ॉर्म मिलता नहीं था। काफ़ी अच्छे-अच्छे बच्चे थे कि जिनमें काफ़ी टैलेंट था। कोई अच्छा वक्ता था, कोई अच्छा गायक था, कोई अच्छा वकील था, कोई अच्छा जज था, कोई काफ़ी अलग-अलग सेगमेंट में हमारे लोग थे, लेकिन उनको प्लेटफ़ॉर्म मिलता नहीं था कि कोई उनकी कदर करता नहीं था। तो हमने उनके ऊपर डॉक्यूमेंटरीज़ बनाए, उनके ऊपर फीचर्स बनाए, उनके ऊपर स्टोरीज़ बनाए, तो वो लोगों को भी प्लेटफ़ॉर्म देने का प्रयास हमने किया। इसके साथ-साथ हमारे मूवमेंट के काफ़ी आंदोलन के प्रोग्राम होते हैं, तो उन्हें भी कोई दिखाता नहीं था, प्रिंट में भी कब छोटी-सी खबर आ जाए तो आ जाए। तो उनके सारे के सारे प्रोग्राम 1-1 घंटे तक हम दिखाने लगे। रिकॉर्ड करके दिखाने लगे, तो एक लोगों में एक अच्छा-सा माहौल क्रिएट हो गया और मीडिया के प्रति एक बहुत सारा अवेयरनेस भी क्रिएट हो गया और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो आंदोलन है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा और आंदोलन में काफ़ी इंटरकास्ट आज आज मैं देखता हूँ, मैं अभी रिसेंटली लगभग 50-50 55 शादियों में गया होगा, फ्रेंड्स और सर्कल के। उसमें से लगभग आप यकीन नहीं करेंगे 70 टू 75% इंटरकास्ट मैरिज थे। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है मीडिया का कि हम लोग जिस तरह से बहुजन समाज को लेके आगे चलते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा बदलाव भी आ रहा है, परिवर्तन भी आ रहा है। सर जैसा आपका ये स्ट्रगल रहा, आप तो सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, तब तमाम जो डिजिटल मीडिया में लोग आ रहे हैं और बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, उत्पीड़न के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए आप जो है इंस्पिरेशन हैं। लेकिन आपकी ये समझ किस उम्र में बनी कि इन चीज़ों पर लिखना चाहिए, इन इश्यूज़ पर बात करनी चाहिए? क्या उम्र होगी आपकी? नहीं, इंस्पिरेशन मुझे नहीं लगता है कि शायद सच बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन कुछ है। सब लोग अपने तरीके से आता है क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत ही आसान प्लेटफ़ॉर्म है और बहुत ईज़िली एक्सेसिबल है, रीज़नेबल है।
हाँ, लेकिन ये बात जो है जैसे कि आपने कहा कि मीडिया में आना चाहिए, तो मुझे लगता है बहुत ही बेसिकली जब मैं कांशीराम जी के मूवमेंट के साथ में था, उस समय हमारे घर में भी काफ़ी अच्छा वातावरण था। हमारे फैमिली के सारे लोग बीएसपी में थे, बहुजन आंदोलन में थे, बामसेफ में काम करते थे। तो उनसे वो सीखने को मिलता था, पेपर बहुजन संघटक आता था, बहुजन नायक आता था। इसके अलावा बाकी भी कुछ छोटे-मोटे उस वक़्त के जय भीम नाम का अखबार था या कोई छोटे-मोटे जो थे, तो उससे काफ़ी अच्छा लगाव हुआ था और ऐसा लग रहा था कि हमने भी काम करना चाहिए। तो हमने लगभग 16 साल की उम्र में ही लिखना शुरू किया था। उस वक़्त जनमत नाम का एक पेपर आता था, तो उसमें हम लोग काफ़ी लिखते थे आर्टिकल, बाकी भी पेपर में लिखते थे, लोकसत्ता में, लोकमत में। और फिर पहली बार 17 साल की उम्र में कांशीराम जी का इंटरव्यू लेने का भी मौका मिला। लगभग 1 घंटा 15 मिनट उन्होंने इंटरव्यू दिया। तब अम्बेडकरवाद नाम का एक पेपर था। उसके लिए मैंने वो इंटरव्यू किया था। बाद में बहुजन नायक और जो संगठक में प्रकाशित हुआ था। तो ऐसे कई इवन जो बाबा साहब के जो सचिव थे नानाजी दत्तू, उनका भी इंटरव्यू मैंने उस वक़्त किया था। तो काफ़ी कम एज में मुझे वो इंटरव्यूज़ करने को मिले और काफ़ी कम एज में सीखने को भी मिला बहुत सारी बातें। सर जैसे अब आपका टीवी चैनल हो गया, प्रिंट मीडिया से आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए, सैटेलाइट पर आए, तो आर्थिक संकटों से भी मतलब जूझना पड़ रहा होगा क्योंकि बहुजन समाज जब भी कुछ नया करना चाहता है और आपने मीडिया हाउस खड़े करने की इतनी बड़ी हिम्मत की, मुंबई में आपने ऑफिस बनाया, नागपुर में चला रहे हैं और भी अलग-अलग राज्यों में भी हम देखते हैं आवाज़ इंडिया टीवी है जो लगातार भ्रमण करती रहती है। तो आर्थिक संकटों को फिर आप कैसे सामना करते हैं इनका? क्योंकि आवाज़ इंडिया टीवी तो दान भी नहीं लेती है। हाँ, नहीं, हमने तो दान का कांसेप्ट पहले से ही नहीं किया क्योंकि दान के ऊपर सारी बातें हो नहीं सकती और हम मीडिया चलाते हैं तो दान के ऊपर नहीं चल सकता क्योंकि धार्मिक कार्य नहीं है। तो हमने ये तय किया था कि हम लोग अपना खुद का सोर्सेज़ बनाएँगे। कि जैसे हम कांशीराम जी से भी सीखे थे कि उस वक़्त ऐसा वक़्त था कि जब कई ऐसे आरपीआई के जो ग्रुप्स आपने देखे होंगे, तो वो कांग्रेस से जाके, एनसीपी से जाके इधर-उधर से पैसे लाके इलेक्शन लड़ते थे। कांशीराम जी ने बोला कि अपनी इकोनॉमी आप कब बनाओगे? अपनी इकोनॉमी नहीं बनाओगे तो कैसे होगा? तो जैसे कि बामसेफ के माध्यम से उन्होंने अपनी इकोनॉमी जनरेट की, अपने रिसोर्सेज़ डेवलप किए। तो हमने भी फिर अपने रिसोर्सेज़ डेवलप करना शुरू कर दिए। काफ़ी कुछ अच्छे लोग थे, जो कुछ फ्रेंड्स थे, जो बड़े-बड़े अफ़सर्स थे, उन्होंने कुछ सपोर्ट किया। फिर हमने अपने ही लोगों को अपील की कि आप अपने घर के जो बर्थडे विशेस होते हैं या फिर एनिवर्सरीज़ होती है या आपके घर में कोई शुभ दिन होता है, एड्स आप हमें दे दीजिए। तो लोगों ने भी काफ़ी बड़े पैमाने पे ये किया। बुद्ध विहार में जाके अपील की, तब लोगों ने अपने खुद के इंडिविजुअल एड्स दिए। फिर ऐसे फिर हमारे यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो काफ़ी बड़े लेवल पे पहुँचे हैं, चाहे बिज़नेस में हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे अलग-अलग सेगमेंट में हो। तो उनकी इंटरव्यूज़ हमने किए, तो उन्होंने भी कुछ सपोर्ट कर दिया। तो कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए, उससे कुछ पैसा आया। कुछ बिज़नेस टॉक बनाए, उससे कुछ पैसा आया। कुछ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी लेने के लिए कोशिश की हमने। तो इससे अलग-अलग तरीके से हमने अपना एक रिसोर्सेज़ डेवलप करना शुरू किया। हालाँकि ये बहुत काफ़ी नहीं है क्योंकि इससे अपना बहुत कुछ चल नहीं सकता है। यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता है ऐसा, एज़ सच क्योंकि ये पैशन होता है। आप में भी पैशन है इसलिए आप कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने कुछ अपना रेवेन्यू जनरेशन शुरू किया और साथ-साथ में हम लोग कुछ अपना प्राइवेटली भी कुछ बिज़नेस कर लेते हैं कि जिससे जो पैसा आता है फिर हम लोग इधर भी ये करते हैं। तो इस तरह से वो करना पड़ता है क्योंकि पैशन है, इसमें कोई पैसे देने वाला होता नहीं है आपको। और मीडिया का काम ऐसा है, विशेषतः अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएँ, तो और विशेषतः हमारे मूवमेंट के लिए, तो आपने पैसा इन्वेस्ट करके लगा दिए, उसके फल की चिंता नहीं करना है क्या रिटर्न्स आने वाले हैं, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। इनिशियल मूवमेंट में तो सारा लगना ही है, वापस आएगा नहीं। वापस आएगा नहीं पता नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा त्याग भी होता है, समर्पण भी होता है, कमिटमेंट भी होता है। तो जो व्यक्ति में इस त्याग क्योंकि अब भी जो सारे बहुजन यूट्यूबर्स भी आ रहे हैं, उनके लिए भी मेरा यही संदेश है कि ये बहुत ही डेडिकेशन का, पेशेंस का, कमिटमेंट का काम है। और आपने अपने सिर पर वो एक कफ़न बाँध लिया है कि नहीं हमें अपना जो योगदान है वो देना है आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो थोड़ा पेशेंस भी होना चाहिए, कमिटमेंट भी होना चाहिए और अलग-अलग ज़रिएज़ भी हमने रेवेन्यू जनरेशन के खोजने चाहिए। और ये अगर हम करें तो डेफ़िनेटली हम आगे जा सकते हैं और यूट्यूब में एट लीस्ट ये है कि कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, वो सभी को विज्ञापन आते हैं और मैक्सिमम जितना हो सके डे टू डे आप अपने यूट्यूब्स को वीडियो को अपलोड करते जाएँ, तो उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। सर जैसे आज़ादी का 75वाँ अमृत महोत्सव हम मनाए हैं
और भारत का संविधान हमें बात करने की आज़ादी देता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, आर्टिकल 19 के माध्यम से हम अपनी बात कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें, तो जिस देश में भारत में संविधान हमें आज़ादी देता है, लेकिन हम पत्रकारिता के सूचकांक में जो है वो गिरते जा रहे हैं और लगातार जो उसमें हमारी बढ़ना चाहिए था हमारी, तो स्वतंत्र पत्रकारिता की अब आने वाले समय आपको क्या लगता है, कितना उसका भविष्य होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल, ये बात अब 1942 में जब ब्रांडे जी के एक प्रोग्राम में बाबा साहब गए थे, तब भी उन्होंने मीडिया के ऊपर बात कही थी और उसका वो भाषण काफ़ी लोकप्रिय हुआ था मीडिया के संदर्भ में, कि मीडिया किस तरह से मैनिपुलेट होता है, किस तरह से सरकार के दबाव में आके काम करता है। तो ये बात तब उन्होंने कही थी। अब तो जो वक़्त चल रहा है, उस वक़्त में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मीडिया एक नैरेटिव सेट करता है सरकार के पक्ष में। मीडिया के तमाम जो एंकर्स हैं, वो विपक्ष को गाली देंगे हैं और सरकार को एप्रिशिएट करते हैं। सारा प्लानिंग होता है क्या सर? मतलब सारा एजेंडा प्लानिंग होता है, सेटिंग? सारा एजेंडा सेट होता है। डे टू डे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स होते हैं, वो लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आज आपका एजेंडा क्या होना चाहिए, आज आप किस लेवल पे बात करना है, आज आपको पीएम को कैसे प्रमोट करना है, आज आप किस तरह से ट्वीट करेंगे। तो सारी सब कुछ बातें सेट हुई है क्योंकि बहुत बड़ा पैमाने पे गवर्नमेंट उनको रेवेन्यू भी देती है, एड्स भी देती है और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इनके लिए विचारधारा। इनकी विचारधारा जो मनुस्मृति विचारधारा है, जो विषमता की विचारधारा है, इनके साथ अब सब मिले हुए हैं। अब इनको लगता है कि हमारा राज्य आ गया है, तो हम लोग अभी सब लोग मिल-जुल के विपक्ष की ठोकेंगे, जबकि लोकतंत्र में विपक्ष का जो भूमिका होती है, मीडिया की जो भूमिका होती है, सेम होती है। उसका सवाल होता है, उसका कर्तव्य होता है सरकार से सवाल पूछना। सरकार जहाँ पे फेल हो जाए, सवाल पूछना। आपने देखा है अडानी के बारे में हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया, कितने लोगों ने सवाल पूछे सरकार से, कितनी मीडिया ने सवाल पूछे या कई और ऐसी बातें हैं कि सवाल पूछना बंद हो गया है पिछले तो 8-10 सवाल सालों से। पूछने वाले तो देशद्रोही हो जाते हाँ, सवाल पूछने वाले देशद्रोही हो जाते हैं। ऐसे में जैसे कि आपने इंडिपेंडेंट मीडिया की बात कही, ये बहुत ही इंपोर्टेंट मीडिया है। इसके पहले भी इंडिपेंडेंट मीडिया था, प्रिंट के फॉर्म में था, आप अपना साप्ताहिक शुरू कर सकते थे, लेकिन उसका रीच काफ़ी कम था, क्योंकि आपको बहुत उसको प्रिंट करने के लिए भी पैसे लगते थे, एड्स आते नहीं थे, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एट लीस्ट फेसबुक यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे जो अभी प्लेटफ़ॉर्म आए हैं, इसके माध्यम से आप अपनी बातों को लाखों लोगों तक पहुँचा सकते हैं, कोई बाउंड्रीज़ नहीं रही है, उस वक़्त बाउंड्रीज़ का भी इश्यू था। कोई बाउंड्रीज़ नहीं रही है, तो इंडिपेंडेंट मीडिया जो है, ये बहुत ही आने वाले दिनों में काफ़ी लोकप्रिय होने वाला है और यही जो है अल्टरनेट मीडिया बनने की राह पे है। बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अमन कामड़े सर, आवाज़ इंडिया टीवी के डायरेक्टर हैं और बहुजन आंदोलन को लेकर वो अपने मीडिया के माध्यम से बात करते हैं। सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और आर्थिक विषयों को छूते हैं। जहाँ पर बहुजन समाज की पहुँच नहीं थी, वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या मानना है इनके स्ट्रगल को लेकर? अगर आप आवाज़ इंडिया टीवी नहीं देखते हैं, तो आवाज़ इंडिया टीवी देखिए। यूट्यूब पर आपको मिलेगा, प्ले स्टोर पर भी आपको मिलेगा। क्या ख़्याल है आपका? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहें द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर-घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।